हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द हिस्टोरिका से बनो कई थे, हिस्टोरिका थे। ये जो हिस्ट्री शब्द है ना, वो एक ग्रीक वर्ड यानी कि एक यूनानी शब्द हिस्टोरिका से मिलकर बना है। अरे बात देखें तो यार तू, ठीक है भाई। ये जो हिस्ट्री जो शब्द है ना, वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू गेट नॉलेज, टू गेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन वाई इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सोर्सेज, जिसका मतलब होता है छानबीन कर, स्रोतों से छानबीन कर जानकारी एकत्रित करना। इतनी बात समझ में आई। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के एक वर्ड हिस्टोरिका से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू गेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बाय इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सोर्सेज, यानी कि स्रोतों से जानकारी एकत्रित करके, स्रोतों से छानबीन करके जानकारी एकत्रित करना। इतनी बात समझ में आई। और ये जो सबसे पहले यानी कि स्रोतों से जो जानकारी एकत्रित करके अतीत के बारे में जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हमें बताया था, उसका नाम था हेरोडोटस। वो एक यूनानी व्यक्ति था और उसका नाम था हेरोडोटस। ये हेरोडोटस ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अतीत के बारे में हमें बताया था, इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक। इतिहास का जनक। और यह हेरोडोटस की एक किताब ही, द किताब का नाम का हो हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में ही सबसे पहले हमें अतीत की जानकारी दी थी, इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं द फादर ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का जनक। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जितना लिखो है। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से मिलकर बना है। आई बात समझ में। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और हिस्ट्री शब्द का जो निर्माण हुआ है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द हिस्टोरिका से हुआ, जिसका मतलब होता है टू गेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बाय इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सोर्सेज, यानी कि स्रोतों से छानबीन करके जानकारी एकत्रित करना। इतनी बात समझ में आई। और सबसे पहले जो हमें अतीत के बारे में बताया, किसने बताया था? हेरोडोटस ने। किस किताब में? हिस्टोरिका में। इसलिए हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक। इतनी बात समझ में आई। तो बस तुम इतना नोट करो, टिक लगाओ, तुम्हारे काम की चीज़ इतनी यही कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस की किताब कौन सी? हिस्टोरिका। इतनी बात क्लियर है? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है पहले पेज में, ठीक है। बाकी के बाद आगे का लिख रहा हो कि इतिहास की परिभाषा, उसके बाद लिख रही है इसमें हिस्ट्री की डेफिनेशन। इसके बाद लिखा हुआ है हिस्ट्री की डेफिनेशन की हिस्ट्री कहते किसे हैं। तो मैंने बताया इतिहास का ही थे भाई। अतीत में घटित हुई वो घटनाएं, अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और उनके घटित होने के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो। ये साक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये साक्ष्य हो सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातात्विक स्रोत को मतलब का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स को मतलब का है कोई भी अवशेष है, जैसे आदि मानव के टाइम के हमें पत्थरों से जो औजार बने बनाए वो औजार हमें मिले, तो वो अवशेष ही तो हैं, अवशेष हैं। अवशेष को मतलब जाने, कोई धातु है, कोई लकड़ी है, कोई पत्थर है, अगर इन पे कोई चीज़ कोई व्यक्ति ने लिख दी तो वो अभिलेख ही तो है। या गुफा में कोई लेख हमें लिखो मिल जा, कोई चित्र बना हुआ मिल जा, तो उन चित्रंते या जो लेख हमें मिलो है वाइते तो हम अनुमान लगाएंगे कि या समय में ये घटना घटित हुई। या के बाद है फिर पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं। मैंने एक शब्द बोलो अभिलेख। फिर देखो नीचे नोट करके मैंने एक बात लिखी है कि भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख हैं, यानी कि भारतीय इतिहास में
जो सबसे पुराने जो अभिलेख माने जाएं, भारतीय इतिहास में जो सबसे पुराने अभिलेख माने जाएं वो कौन के माने जाएं? अशोक के अभिलेख। आई बात समझ में? या लाइन पे नोट करो कि भारतीय इतिहास के सबसे पुराने अभिलेख कौन के हैं? सम्राट अशोक के अभिलेख। अशोक को टाइम पीरियड अगर पूछे कि अशोक को टाइम पीरियड क्या, तो अशोक को टाइम पीरियड कितना? 269 थे 232, 269 बीसी से 232 बीसी। एडी बीसी के बारे में कल समझा दिया कि एडी और बीसी का हुआ है, कोई कि अगर समझ में ना आओ तो दोबारा समझाऊं, ठीक है? क्लियर है? बाकी बाद याई में पुरातात्विक स्रोत में जैसे स्मारक हैं, स्मारक को मतलब क्या हुआ? स्मारक को मतलब है इमारतन थे, जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरे का ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है। आई बात समझ में? ये सब कहाँ? ये स्मारक ही तो हैं। एक बात बताओ, अगर ताजमहल नहीं हो तो या लाल किला नहीं हो तो हमें शाहजहाँ के बारे में कैसे पता चलती कि शाहजहाँ नाम का कोई शासक हुआ है? आई बात समझ में? अगर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना और भी जैसे और कौन सा दरवाजा हो, एक बुलंद दरवाजा, अगर ये इमारत नहीं होती तो हमें अकबर के बारे में कैसे पता चलती अकबर नाम का कोई शासक हुआ है? तो ये जो इमारत हैं, ये जो अभिलेख हैं, इनती तो हमें पता पड़ेगी कौन से समय पर कौन से शासक ने राज करा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? सिक्के हैं, मूर्ति हैं, मोहर हैं। आई बात समझ में? जैसे सिक्के, मूर्ति और मोहर। जैसे मैंने कल एक बात बताई कि जब बाबर ने पानीपत को पहले युद्ध जीत लिया तो पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने की खुशी में उसने काबुल और कंधार में सिक्के चलवाए ना। काबुल में कौन से चलवाए? शाहरुख सिक्के, और कंधार में बाबरी सिक्के। आई बात समझ में? तो ये सिक्के हैं या कोई मूर्ति हमें मिल गई। जैसे जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करी तो हमें नटराज की मूर्ति मिली ना, तो हमें पता चली कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं भगवान शिव के उपासक हैं ये तो, ठीक है? कोई हमें मोहर मिल जा, जैसे बाकी एक सिंह वाले गेंडे की मोहर मिली ना सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर वो मोहर नहीं मिलती तो हमें कैसे पता चलती? तो पुरातात्विक स्रोत को मतलब समझिए कोई अभिलेख है, कोई स्मारक है, कोई सिक्का है, कोई मूर्ति है या कोई मोहर है। आई बात समझ में? और ये जो पुरातात्विक स्रोतों की जो खोज करने का जो काम हो ना, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों की खोज करने, इनका रखरखाव करने और इन पर शोध करने का काम होता है पुरातात्विक विभाग का। एक डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जिसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? ASI, आर्कियोलॉजिकल। हाँ बताओ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। ASI। आई बात समझ में? ये जो पुरातात्विक स्रोत मैंने पढ़ाए तो पुरातात्विक स्रोतों की खोज करने, इनका रख रखाव करने और इन पर शोध करने का काम किस डिपार्टमेंट का होता है? पुरातात्विक विभाग का, जिसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। या लाइन नोट करो, या लाइन नोट करो। देखो, एक तो हमने बताई कि कौन कौन सी लाइन तो हमें नोट करनी है कि इतिहास के पिता कैसे कहते हैं? द फादर ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड हेरोडोटस। आई बात समझ में? उसकी किताब कौन सी? हिस्टोरिका। इतनी बात क्लियर है? बाकी बात मैंने बताई भारतीय इतिहास में सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो कौन के हैं? सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक को टाइम पीरियड 269 बीसी से 232 बीसी। बाकी बात मैंने बताई कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इतनी बात तुम्हें नोट करनी है, ठीक है? बाकी बात, एक नंबर का स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर का स्रोत कौन सा है? दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के कह सकें? 2 प्रकार के कह सकें। कौन कौन से? नंबर 1 धार्मिक, यानी कि रिलीजियस। धार्मिक में जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और उपनिषद। एक बात बताओ, अगर रामायण या महाभारत अगर नहीं होती तो हमें कैसे पता चलती कि पुराने समय में ऐसे कौरव, पांडव या फिर ऐसे जो राजा महाराजा हुए हैं? महाभारत नहीं होती तो भगवान राम के बारे में कैसे पता चलती? तो अगर हमारे पास ये साक्ष्य उपलब्ध हैं, ये साक्ष्य हमें काय की जानकारी दे रहे हैं? अतीत में घटित हुई घटनाओं की ही तो जानकारी दे रहे हैं भाई। ये आई बात समझ में? या के बाद दूसरा ऐसा है नॉन रिलीजियस। या में नंबर 2 कौन सा ऐसा है? गैर धार्मिक। चलो नीचे लिखूंगा ना। दूसरा स्रोत कौन सा ऐसा है? गैर धार्मिक।
नॉन रिलीजियस है सके। यहाँ में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कोई भी लेखक है, खोलो ना है, जैसे अलबरूनी की तहकीक हिंद, जैसे एक लेखक हो अलबरूनी, कौन के टाइम पीरियड में हो, तहकीक हिंद। ये अलबरूनी कौन को दरबारी कवि हो, ये कौन के संग भारत आया हो, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अगर ये अलबरूनी तहकीक हिंद किताब नहीं लिखता तो हमें महमूद गजनबी के बारे में कैसे पता चलता भाई, नहीं पता चलता ना। तो ये अलबरूनी की जो किताब है तहकीक हिंद, ये किसकी जानकारी दे रही है, महमूद गजनबी की। आई बात समझ में, तो स्रोत है वो ना एक, ठीक है। आगे कौन को नाम दे रहा हो, जैसे मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की किताब है कौन सी, इंड का। मैगस्थनीज में, मैगस्थनीज की किताब लिखी कौन सी, इंड का। यहाँ में कौन का वर्णन है, यहाँ में मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। अगर मैगस्थनीज की किताब इंड का अगर ये नहीं लिखता तो मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसे पता चलती। तो यहाँ की किताब जो इंड का, उसे पढ़ने के बाद ही तुम्हें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इतनी बात क्लियर है। आगे हाँ विदेश, बाकी बाद नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, धार्मिक यानी रिलीजियस, गैर धार्मिक नॉन रिलीजियस, और तीसरा ऐसा है विदेशी यात्रियों का विवरण। नंबर 3 पे कहा है, नंबर 3 पे विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स आई बात समझ में। जैसे कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए, जैसे एक मोरक्को का यात्री था, कौन सा, इब्न बतूता, जो किसके टाइम पीरियड में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के में, ठीक है। और जैसे फाइयान था, फाइयान किताब कौन सी, सीयू की, हैंगसांग की सीयू की, और फाइयान की कौन सी, देख हैंगसांग की लिख रही है बस, चल मैं बताऊंगा। या के बाद इतना ही हिस्ट्री की परिभाषा क्लियर है। अगर इतिहास की कोई भी घटना, अगर इतिहास की कोई भी घटना इन तीनों स्रोतों में से किसी एक स्रोत पर खरी उतरती है तो उस घटना को हम इतिहास कह सकते हैं। बाकी अतीत में घटित हुई हर घटना इतिहास नहीं है। अतीत में घटित हुई केवल वो घटना इतिहास हैं जिनके घटित होने के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, और उन साक्ष्यों का प्रभाव हमारे देश की राजनीति पे, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, हासिल है, और तीसरा आधुनिक इतिहास। देखो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से यानी आसानी रहे, या वजह से मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। कौन कौन सा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर अब प्राचीन इतिहास के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। इसके बाद है प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से, 2 पार्ट। एक तो पाषाण काल और एक ताम्रदेव। पाषाण काल के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। या के कितने पार्ट हैं, 2, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर याई को दूसरा नाम कहा है कांस्य युगीन सभ्यता, और वैदिक सभ्यता। आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अब देखो समझो, अब डेफिनेशन समझो। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल ये वो समय है जब इंसान कौन हुआ करता था, आदि मानव।
और पूर्ण रूप से अपना भरण पोषण के लिए किस पे निर्भर था, जानवरों पे, शिकार पर। तो ये बात समझ में आई। ये वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था और अपने भरण पोषण के लिए शिकार पर निर्भर था। आई बात समझ में? और नहीं, ये है वो समय। तो हाँ, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसा समय जिसके हमारे पास केवल अवशेष उपलब्ध हैं लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसके हमारे पास केवल क्या है, अवशेष मौजूद हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल ये वो समय जिसके अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य आज तक पढ़े नहीं गए। इतनी बात क्लियर है। ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जिसके लिखित अवशेष भी हैं, अवशेष भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं, और वो लिखित साक्ष्य पढ़ भी लिए गए। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं अशोक के हमें जो अभिलेख मिले हैं वो कौन से टाइम पीरियड का एग्जाम्पल है, ऐतिहासिक काल को। और मैं पूछूं सिंधु घाटी सभ्यता कौन से टाइम पीरियड का एग्जाम्पल है, तो आद्य ऐतिहासिक काल को। क्योंकि जो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल हो, जाके हमारे पास अवशेष हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, वो आज तक पढ़ने में हमें सफलता मिली है का, ना मिली। आई बात समझ में? और ये टाइम पीरियड है। या के बाद या दो पार्ट में डिवाइड कर लें, पाषाण काल और ताम्रयुग। पाषाण काल का मतलब है जब आदमी पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, और ताम्रयुग का मतलब है जब दिमाग थोड़ा, इंसान का दिमाग थोड़ा विकसित हुआ और उसने किस धातु की खोज कर ली थी, तांबे की खोज कर ली थी, वो है ताम्रयुग। पाषाण काल फिर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का मतलब मैं बता ही चुका कि ये वो टाइम पीरियड था जब इंसान कौन हुआ करता था, आदि मानव, और अपने भरण पोषण के लिए शिकार पर निर्भर था। इसी टाइम पीरियड में हुई थी अग्नि की खोज। पहले आदि मानव कच्चो मांस खावा भाई, बाकी बात वाने यानी कि पत्थर थे, पत्थर रगड़ के काय की खोज कर ली, अग्नि की खोज कर ली। या के बाद जब बा को दिमाग थोड़ा सा और विकसित हुआ तो वाने बा के माइंड में एक बात आई कि जानवरन को प्रयोग केवल शिकार के अलावा हम काय में कर सकें, पशुपालन में भी कर सकें, यानी कि इन पर बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकें, इनको प्रयोग बैलगाड़ी में भी कर सकें। आई बात समझ में? तो फिर उसने जानवरों का प्रयोग किसमें, पालतू पशु के रूप में करना शुरू कर दिया। और फिर जब उसका यानी कि आदि मानव का विकास, दिमाग को विकास थोड़ा सा और हुआ तो वहाँ ने खेती करना स्टार्ट कर दी। तो मैं अगर पूछूं आगे का आविष्कार कौन से समय में हुआ था, पुरापाषाण काल में। और पशुपालन का आविष्कार कौन से में हुआ, नवपाषाण काल में। और कृषि का आविष्कार इन हाँ, नवपाषाण काल में। तीनों लाइन अंडरलाइन कर लो, तीनों ही पूछी जाएंगी कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ, पशुपालन का आविष्कार कब हुआ, और खेती का आविष्कार कब हुआ। इतनी बात समझ में आई। या के बाद अगर टाइम पीरियड की बात करें तो देखो ये तो है, एक बार टाइम पीरियड को देख लो, ये तो है अज्ञात समय से लेकर 8000 BC तक। ये 8000 BC से 4000 BC तक, और ये 4000 BC से, और बाकी बाद आ जाएंगे यहाँ में 3000 BC से, और ये आ जाएगा 2500 से लेकर 1750, और बाकी बाद 1500 से लेकर 600, और 600 से लेकर 712। अब तो एडी में प्रवेश कर जाएंगे ना फिर हम। आई बात समझ में? और 712 एडी से लेके 1700, और 1707 से लेके पहले 1900 से बीच में 1857 तक, और बातें आगे 1947 में आज़ादी। और अगर चाहे तो हम अब तक पढ़ सकें यार। आई बात समझ में? इतने में कोई डाउट तो यार रोक बेकर ध्यान रखे कर, टॉपिक खत्म रहती है अपने आप रोक देकर, रोक दे, रुक जा भी। मैं 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत में आने से लेकर और औरंगजेब की मृत्यु तक। अब मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण करो, तो कौन कौन से विदेशी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर में आई। सबसे पहले जो शक्ति आई वो आया अरबियों का आक्रमण, अरबी आक्रमण। उसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, और इसके बाद हम इसी में दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य।
आई बात समझ में। यहाँ देखो अरबी आक्रमणकारी में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई बार अरब आक्रमण हुए, लेकिन वो अरब आक्रमणकारी सफल ना हुए। जैसे कि सबसे पहले कौन आयो, अबैदुल्ला, फिर एक बुदैल नाम को आक्रमणकारी आयो, लेकिन उनको सफलता ना मिली। जो सफलता मिली वो कौन को मिली, मोहम्मद बिन कासिम को। आई बात समझ में। तुर्क आक्रमणकारी में कौन कौन पढ़ेंगे, महमूद गजनबी, दो शासक और आएंगे, अलप्तगीन और सबुक्तगीन, और बा के बाद मोहम्मद गौरी। और दिल्ली सल्तनत में कितने, 5 वंश पढ़ेंगे, कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश पढ़ेंगे 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1300, और तुगलक वंश 1320 से 1400, और सैयद 1414 से 1400, और लोधी वंश 1451 से 1526। और फिर 1526 से लेकर और 1707 तक कौन पढ़ेंगे, मुगल। मुगल में कितने शासक पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर, बाबर पढ़ेंगे 1526 से लेकर 1500। बाकी बाद पढ़ेंगे हुमायूं, हुमायूं पढ़ेंगे 1530 से 1540, और फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाएगा। उसके बाद इसे पढ़ेंगे 1555 और 1556। उसके बाद अकबर, अकबर पढ़ेंगे 1556 से लेकर 1605। उसके बाद पढ़ेंगे जहांगीर, जहांगीर पढ़ेंगे 1605 से लेकर 1627। उसके बाद पढ़ेंगे शाहजहाँ, शाहजहाँ पढ़ेंगे 1627 से लेकर 1658। और उसके बाद पढ़ेंगे औरंगजेब 1658 से 1707। और बीच में यहाँ बीच में एक वंश पढ़ेंगे, कौन सा, सूरवंश, जो कब से कब तक चलेगा, 1540 से लेकर 1555। 1555 में आके अंतिम शासक शेरशाह सूरबाई, सिकंदर शाह सूरी है, हुमायूं पराजित करेगा कौन से, सर ए हिंद के युद्ध में। और बाकी बाद वापस मुगल साम्राज्य की नींव डालेगा, फिर इन्हें पढ़ेंगे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, मिडाइवल हिस्ट्री का खात्मा। इतनी बात समझ में आई। तो पहला शासक डालो, पहली हेडिंग डालो, भारत पर अरब आक्रमण। डालो भारत पर अरब आक्रमण। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट भारत पर तुर्की आक्रमण। ठीक है, हाँ भाई देखो, तुर्की, सुनो भाई, एक जगह सुनिए, तुर्की, तुर्की जाने एक देश है। तो तुर्की में एक साम्राज्य हो, एक वंश हो, यामनी वंश। कौन सा भाई, ठीक है ना। तुर्की के गजनी में, कहाँ, गजनी में एक वंश चला हो, यामनी वंश। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई। तुर्की में एक साम्राज्य चलाओ, कौन सा, गजनी। तुर्की में एक जगह ही गजनी, और वह गजनी में एक वंश चलाओ, यामनी वंश। आई बात समझ में, कौन सा वंश, यामनी वंश। और ये जो गजनी है ना, ये पड़े वर्तमान अफगानिस्तान, बाद समय तुर्की में, लेकिन वर्तमान अफगानिस्तान में। ठीक है, यही तो बोला, यामनी वंश या गजनी वंश। देखो दोबारा समझो, तुर्की में एक जगह पड़ती, कौन सी, गजनी, जो वर्तमान अफगानिस्तान में। वह गजनी में एक वंश चलाओ, कौन सा, यामनी वंश या गजनी वंश। या को जो संस्थापक हो ना, कौन से वंश को, यामनी वंश को। यामनी वंश को जो संस्थापक हो, कौन हो, इतनी बात समझ में आई।
अब इतनी बात समझ में आई का? एक जगह है तुर्की, कौन सी? तुर्की। और वह तुर्की में एक जगह गजनी, जो वर्तमान अफगानिस्तान में, जो आज को जो अफगानिस्तान है ना वहाँ में पड़ा है वो, लेकिन वह समय कहीं तुर्की में। वह गजनी में एक वंश चला, वो कौन सा? यामनी वंश या गजनी वंश। कौन सा? यामनी वंश या गजनी वंश। वहाँ को संस्थापक कौन हो? अलप्तगीन। और यह अलप्तगीन को एक गुलाम या गुलाम और दामाद, कौन? सुबुक्तगीन। या को टाइम पीरियड 977 AD से 998 होगा, 97। इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई? बाकी नीचे पढ़ो फिर कि तुर्की के गजनी में यामनी या गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन का भाई कोई पुत्र ना हो, ये जो अलप्तगीन है ना, या को कोई पुत्र ना हो, या को एक दामाद हो, कौन? सुबुक्तगीन। इसका गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन गजनी वंश का अगला शासक बना। और या के जो समकालीन भारत में काबुल घाटी में हिंदू शाही वंश का एक शासक था, जयपाल। कौन? जो कि एक ब्राह्मण शासक था। इतनी बात समझ में आई? एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनो। तुर्की में एक जगह है गजनी, तुर्की में एक जगह है गजनी जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। वह गजनी में एक वंश चलाओ, कौन सा? यामनी वंश या गजनी वंश। जाकी स्थापना करी कौन ने? अलप्तगीन ने। लेकिन यह अलप्तगीन को कोई बेटा ना हो, कोई पुत्र ना हो यहाँ को। इसका एक गुलाम और दामाद था, कौन? सुबुक्तगीन। या अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन या गजनी वंश को अगलो शासक बनो। आई बात समझ में? जब ये या गजनी वंश को शासक बनो ना, वह समय भारत की जो काबुल घाटी है ना, वहाँ में एक शासक हो जयपाल, जो कि एक ब्राह्मण शासक था, जो कि एक ब्राह्मण शासक था। आई बात समझ में? तो 986 AD में, कब? 986 AD में सुबुक्तगीन ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण करो, कहाँ? पेशावर में। कहाँ करो भाई? पेशावर में। और यहाँ को राजा कौन हो? जयपाल। ये जयपाल। आई बात समझ में? देखो, अलप्तगीन तो भारत आयो ही ना, भारत को आक्रमण करो ही ना है। अलप्तगीन के बाद जो अगलो जो शासक बनो, सुबुक्तगीन बनो। या सुबुक्तगीन ने 986 AD में जो आक्रमण करो, वो कहाँ करो? पेशावर के राजा जयपाल में। आई बात समझ में? लेकिन यह आक्रमण में भाई असफल रहो, कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन रहा था इसमें असफल। आई बात समझ में? फिर यानी 997 AD में, कब? 997 AD में भारत पर आक्रमण किया जो राजा जयपाल के, हाँ भाई, आक्रमण किया तो राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर इसकी हत्या कर दी। पहले आने आक्रमण करो कब? 986 AD में, कौन पे? राजा जयपाल पे, लेकिन ये असफल रहो। फिर यानी 997 AD में वापस आक्रमण करो, कौन पे? राजा जयपाल ने, और राजा जयपाल ने पराजित कर की हत्या कर दी। आई बात समझ में? तो 997 AD में जब एक हत्या आएगी तो 998 AD में अगले ही वर्ष या को एक बेटा हो, कौन? सुबुक्तगीन को, महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन की हत्या के बाद इसका बेटा महमूद गजनबी 998 AD में गजनी की गद्दी पर बैठा और एक शपथ लेके बैठो। देखो, सुबुक्तगीन की हत्या कौन ने करी? राजा जयपाल ने। आई बात समझ में? जब यहाँ की हत्या कर दी ना, तो 998 AD में जो गद्दी पे बैठो, वो बैठो महमूद गजनबी। कौन बैठो? महमूद गजनबी। और सौगंध लेके बैठो कि मैं जब तक जीवित रहूंगा ना, हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। और सबसे ज्यादा आक्रमण भारत पर कौन ने करे? महमूद गजनबी ने। टोटल कितनी बार आक्रमण करें? 17 बार आक्रमण करें, 1000 AD से लेकर 1027 AD तक। जब तक महमूद गजनबी जीवित रहेगो, लगभग हर वर्ष भारत पर आक्रमण करेगो। ठीक है भाई? अंतिम आक्रमण करेगो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में, और 1027 में खोकर जाटों के विरुद्ध लड़ते हुए महमूद गजनबी की क्या जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? चलवाएंगे फिर क्लास। देखो, हम पढ़ रहे हैं भारत पर, यहां देखो, हम पढ़ रहे हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। मैंने बताई तुर्की है, तुर्की एक देश है। तो तुर्की में एक जगह है, तुर्की में एक स्थान है गजनी। कौन सा?
गजनी। ये जो गजनी है वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। तुर्की में एक जगह है गजनी जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है। या गजनी में एक वंश चलाओ, कौन सा? यामनी वंश या गजनी वंश। या यामनी वंश या गजनी वंश की स्थापना कौन ने करी? अलप्तगीन ने। लेकिन अलप्तगीन के कोई भाई पुत्र नहीं था, अलप्तगीन के कोई बेटा ना हो। तो अलप्तगीन के बाद जो गद्दी पे बैठो ना, वो अलप्तगीन का गुलाम और दामाद। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? सुबुक्तगीन। कब? 977 एडी में। आई बात समझ में? या सुबुक्तगीन ने, जब ये सुबुक्तगीन गजनी को शासक बनो ना, तो या समय भारत के पेशावर में, भाई बात समय पाकिस्तान भारत में ही हो, तो एक जगह पड़े पेशावर। पेशावर को राजा कौन? राजा जयपाल, जो कि ब्राह्मण वंश का एक शासक था, जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था। तो या सुबुक्तगीन ने 986 एडी में अटैक करो कौन पे? जयपाल पे। कहाँ को? राजा जयपाल, पेशावर को। कब अटैक करो? 986 एडी में। कौन पे करो? जयपाल पे। लेकिन ये सुबुक्तगीन 986 एडी को जो आक्रमण हुआ में असफल रही हो। फिर यहाँ ने आक्रमण करो 997 एडी में। कौन पे? राजा जयपाल पे। लेकिन राजा जयपाल में जब यहाँ ने 997 एडी में आक्रमण करो ना, तो ये पराजित कर इसकी हत्या कर दी। और जब यहाँ की हत्या कर दी तो अगले ही वर्ष 998 एडी में गद्दी पे कौन बैठो? सुबुक्तगीन को बेटा महमूद गजनबी। और एक सौगंध के संग गद्दी पे बैठो कि मैं जब तक जीवित रहूंगा हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। और जब तक ये जीवित रही हो, यानी कि 1000 एडी से लेके और 1027 एडी तक लगभग यानी 17 बार भारत पर आक्रमण करो। अंतिम आक्रमण करो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे, और 1027 एडी में खोकर जाति के विरुद्ध लड़ते हुए की मृत्यु हो गई। बंद करिए 1 मिनट, याद बात कर लेंगे पहले तो। आई बात समझ में भाई? ये जो महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठो? 998 एडी में। कितनी बात समझ में आई? महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठो भाई? 998 एडी में। ठीक है, बताइए। या को बाप कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की हत्या कर दी कौन ने? जयपाल ने। 997 एडी में। 997 एडी में बाकी हत्या की। बाकी अगले ही वर्ष गजनी वंश की गद्दी पे कौन बैठा हुआ? महमूद गजनबी। कब बैठा? 998 एडी में। और ये पहला मुस्लिम शासक हो सुल्तान और गाजी की जान उपाधि धारण करी। सुल्तान और गाजी भाई कौन सा शासक पढ़ रहे? महमूद गजनबी। शासनकाल 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक। ठीक है, गद्दी पे कब बैठा हो? 998 एडी में। और सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। गाजी को मतलब वो काफिर या विधर्मी का कत्ल करने वाला। या के बाद जो यानी अन्य उपाधि धारण करी कौन कौन सी? यामीनुद्दौला। यामीनुद्दौला का मतलब मुसलमानों का रक्षक। यामीनुल्लाह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति। और एक उपाधि धारण करी मूर्ति भंजक या बुत सिकंद की, जिसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। या के बाद 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण करे। पहला आक्रमण कब करो? 1000 एडी में। कौन के विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध। पेशावर को राजा और राजा जयपाल बाकी के विरुद्ध यानी पहला आक्रमण करो। लेकिन यह आक्रमण को कोई नतीजा ना निकलो। फिर यानी जस्ट अगले ही साल 1001 एडी में कौन सा युद्ध लड़ो? वैंद को युद्ध। कौन के खिलाफ? राजा जयपाल के खिलाफ। लेकिन यह युद्ध में राजा जयपाल को बेटा आनंदपाल, वह आनंदपाल ने महमूद गजनबी को कुछ हाथी देकर बातें संधि कर ली। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ महमूद गजनबी ने या पराजित करने के बाद या की बेइज्जती करी या को उपास करो, और वह बेइज्जती सहन ना कर पाओ जयपाल, और यानी आग में कूद के कर ली आत्महत्या। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। फिर यानी अगला आक्रमण करो 1005 एडी में मुल्तान पे। वहाँ एक जनजाति बाटिया या बातिया जनजाति, और वहाँ को पूर्ण रूप से धर्मांतरण करा दियो, मतलब धर्म परिवर्तित करवा दियो। या के बाद यानी जो अगला आक्रमण करो वो करो 1008 एडी में। बैंद को द्वितीय युद्ध लड़ो। कौन के खिलाफ? आनंदपाल के खिलाफ। और आनंदपाल भी यानी पराजित करो। आनंदपाल के बाद जो अगलो शासक बनो या के राजवंश में वो बनो त्रिलोचन पाल। बात हमारा कोई मतलब ना। ठीक है, या के बाद 1008 एडी में 1008 एडी में यानी आक्रमण अटैक करो कांगड़ा देवी मंदिर पे। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आई बात समझ में? और ये जो महमूद गजनबी है ना, ये मैक्सिमम जो आक्रमण करेगा ना मंदिरन पे ही करेगा। एक बात बताओ, जो ज्यादा से ज्यादा धन संपदा मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? मंदिर में। क्योंकि हिंदू धर्म में पुराने समय से एक प्रथा रही है कि हम हिंदू ज्यादा से ज्यादा चढ़ावो चढ़ावे ना मंदिर में। मंदिर में चढ़ावो चढ़ावे की शुरू से प्रथा रही है ना। पहले तो बहुत
ज़्यादा मात्रा में। आज तो जैसे रुपया चढ़ा में, पहले सोना चांदी चढ़ाई करे, तो सबसे ज़्यादा जो धन संपदा मिलेगी वो मंदिरन में मिलेगी। तो ये जो सबसे ज़्यादा आक्रमण करेगा वो मंदिरन पर करेगा। 1008 AD में कौन से मंदिर पर अटैक करो? कांगड़ा देवी मंदिर पर, जो कि कहाँ पर है? नगरकोट, हिमाचल प्रदेश में। आई बात समझ में? और या तो पहले तो कई मंदिरन पर आक्रमण करो ना है। सबसे पहले जो कौन से मंदिर पर आक्रमण करो? कांगड़ा देवी मंदिर पर। तो सबसे पहले जो हिंदू आस्था है ना, वह को यहीं चोट पहुंचाएगी। आई बात समझ में? या के बाद 1012 या 1000, कहीं कहीं तो मिला देखो 1012 AD, और कहीं कहीं मिला 1014 AD। फिर यानी कहाँ आक्रमण करो? यानी आक्रमण करो थानेश्वर को। कहाँ? थानेश्वर पे। थानेश्वर कहाँ पड़े भाई? वह थानेश्वर में एक मंदिर हो, कौन सो? स्थानीश्वर महादेव मंदिर। 1012 AD या 1014 AD में कहाँ अटैक करो? थानेश्वर में। थानेश्वर में एक मंदिर है स्थानीश्वर महादेव मंदिर। आई बात समझ में? और वहां यानी चक्र स्वामी यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति, वो चक्र स्वामी की मूर्ति को उसने खंडित किया था। आई बात समझ में? और यह थानेश्वर की एक बात है, थानेश्वर इतना पवित्र स्थान हुआ समय को कि थानेश्वर को इसकी पवित्रता के कारण से कहा जाता था हिंदुओं का मक्का। आई बात समझ में? दोबारा समझो, 1008 AD में त्याने अटैक करो कांगड़ा देवी मंदिर पे, हिमाचल प्रदेश में। वहां त्यान धन संपदा लूटी। सबसे पहले जो हिंदू आस्था को चोट पहुंची यहीं पहुंची है। बाकी बाद 1012 AD या 1014 AD में आक्रमण करो थानेश्वर में। थानेश्वर के कौन से मंदिर पे? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पे। वहां एक मूर्ति चक्र स्वामी की मूर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, उसको इसने खंडित किया। और थानेश्वर को इसकी पवित्रता के कारण कहा जाता है हिंदुओं का मक्का। या के बाद 1018-19 में, या के बाद 1018 या 1019 AD में यानी जो अटैक करो है वो कहाँ करो है? कन्नौज। 1018 AD या 1019 AD में कहाँ? कन्नौज और मथुरा पे अटैक करे। इस समय कन्नौज का शासक था भाई राज्यपाल गुर्जर। कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल गुर्जर। 1018 और 1019 AD में जो आक्रमण करे वो करे कन्नौज और मथुरा। और कन्नौज वाले रीजन में जो शासक हो वो कौन हो? राज्यपाल। शासक कौन हो? राज्यपाल गुर्जर। जब गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण करो ना, तो ये जो राज्यपाल गुर्जर है ना, ये कन्नौज छोड़ के भाग गो। जब यानी 1018 और 1019 AD तक ये कंटिन्यू आक्रमण करे हो कन्नौज और मथुरा वाले क्षेत्र में। कन्नौज का शासक कौन हो? राज्यपाल गुर्जर। जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण करो तो राज्यपाल गुर्जर भग्गो भाई, ठीक है ना। और ये चंदेल शासक, हाँ, और यानी जब ही भाग गो ना, या वजह थे चंदेल शासक हो विद्याधर। कौन? विद्याधर। बा को पिता हो राजा गंडा, व राजा गंडा ने राज्यपाल गुर्जर की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि जब कोई विदेशी शक्ति आक्रमण कर रही है तो विदेशी शक्ति को आक्रमण यानी आक्रमण करो, सामना तो करना पा रहा हो, बल्कि छोड़ के भाग गो, तो यही वजह था कि हत्या कर देगी, ठीक है। फिर 1019 AD में आन करो कालिंजर पर अटैक। कालिंजर पड़े बांदा यूपी में। कहाँ? आई बात समझ में? कहाँ करो? कालिंजर पर अटैक करो यानी, ठीक है। और वो कालिंजर को ही शासकों, कौन? चंदेल शासक, जो विद्याधर में अभी बताई। जब ये राज्यपाल गुर्जर यहाँ से भागो ना, तो यानी वहीं जाके शरण लई, या कालिंजर को जो शासक हो एक चंदेल शासक हो, कौन? विद्याधर। यानी यहाँ से भाग के याई के यहाँ शरण लई। और यहाँ को जो पिता हो राजा गंडा, जब ये बात पता चली कि जो राज्यपाल गुर्जर है ना ये तो भाग के आया हुआ है, तो यानी यहाँ की हत्या कर दी। आई बात समझ में? यानी यहाँ की हत्या कर दी। इतनी बात समझ में आई? बाके बाद हाँ भाई, कालिंजर अभियान गजनबी के सभी अभियानों में एकमात्र विफल अभियान था। यानी कि अब तक यानी जितने वो आक्रमण करे सब में सफलता प्राप्त करी। ये जो कालिंजर अभियान है ना, एकमात्र ऐसा अभियान है जहां में महमूद गजनबी विफल रहो। आई बात समझ में? एकमात्र विफल अभियान कौन सा है? कालिंजर अभियान। यहाँ को शासक कौन हो? चंदेल शासक राजा विद्याधर। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? और इसलिए गजनबी के जो समकालीन लेखक हुए ना भाई, कोई भी राजा रहे हो तो बाकी लेखक रहे ना, वहाँ को इतिहास लिखे कुछ संग संग। तो यहाँ के समकालीन इतिहासों ने विद्याधर चंदेल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। यानी कि जब महमूद गजनबी के समय को, महमूद गजनबी के समकालीन जो सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया, कौन बताया गया? चंदेल राजा विद्याधर। आई बात समझ में? या के बाद यानी जो अगला आक्रमण करो वो करो 1025 में। केवल इंपॉर्टेंट आक्रमण पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर यानी 1025 AD में जो आक्रमण करो
वो कहाँ करो, सोमनाथ मंदिर पे। ये कहाँ पड़े भाई, गुजरात में। आई बात समझ में। 1025 AD में कहाँ करो, सोमनाथ मंदिर पे, जो कि गजनबी का 16वां आक्रमण था। कौन सा, 16वां। इतनी बात समझ में आई। और यहां समय गुजरात को शासक कौन हो, भीमदेव प्रथम। यहां देखो यहां, और यहां गुजरात को शासक कौन हो, भीमदेव प्रथम। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। ये सोलंकी वंश को शासक हो, यहाँ की राजधानी अनिलवाड़। और यहाँ के बाद यानी 1027 में जाको जो अंतिम आक्रमण हो ना, वो जाटों के विरुद्ध था। कौन सी जाति के, खोखर जाति के। अंतिम जो यहाँ को आक्रमण हो वो खोखर जाति के विरुद्ध था 1027 AD में। और वह आक्रमण के बाद ईबा में इतना बुरी तरह यानी घायल है चुका, और 1030 AD में आके गई मृत्यु। कब हुई, 1030 AD में। आई बात समझ में। यहाँ के बाद पढ़ना हो केवल हमें महमूद गजनबी के समकालीन शासक। चलेंगे भाई, महमूद गजनबी के समकालीन शासक। हाँ भाई, कौन कौन से। नंबर 1 फिरदौसी, जिसे कहा जाता है पूर्व का होमर। हाँ मैं समझाऊंगा। यहाँ की किताब कौन सी, यहाँ के बाद दूसरो अलबरूनी। जा की रचना कौन सी, या के बाद कौन सा, अबुल नस्र उत्बी। या की किताब किताबुल, और नंबर 4 है अबुल बैयाकी। या की किताब किताब सुबुक्तगीन। वो ना है। देखो पूर्व के होमर को क्या मतलब है। नाम सुनो सिकंदर को, हैं। तो है ये लेखक है, लेखक, समकालीन लेखक। महमूद गजनबी के समकालीन लेखक। सिकंदर एक शासक हो ना, तो सिकंदर के ही समय एक आदमी होमर, जाकी किताबी इलियड। और या किताब में जो होमर ने जो किताब में लिखी ना, सारी की सारी वीर रस की कहानी। मतलब सिकंदर जब कभी इतिहास है हो ना, तो यह किताबें पढ़े हो, और वह पढ़ के जोश आवे हो। आई बात समझ। सेम ऐसी ही रचना यानी लिखी है, सेम यानी कि सेम वीर रस की कहानी लिखा हो कौन, फिरदौसी। याते या की तुलना करके कह दी जैसे पूर्व का होमर। आई बात समझ में, क्लियर है। खत्म भाई महमूद गजनबी है।